Bismillahirrahmanirrahim. Today's lecture is quite easy and a short one, and the title of today's lecture is Foundations. So you all are, I hope you all are already familiar with the foundations, and you must be knowing about what are foundations and what are the importance of foundation in civil engineering. So any civil engineering structure or project, it must have a foundation. Like if we consider a road or a bridge or a building structure, so any kind of structure, if we consider, it must have a foundation. And the foundation is the first and foremost step towards the construction of that particular project. So let us start. The foundation of the building transfers the weight of building to the ground. While foundation is a general word, normally even building has a number of individual foundations. Most buildings have some kind of foundations structure directly below every major column so as to transfer the column load directly to the ground. अच्छा, यहाँ पे जो वो बात कर रहे हैं कि फाउंडेशन का काम क्या है, कि बेसिकली इसका पर्पस है कि हम यानी कि हम ग्राउंड के दो पार्ट होते हैं, मतलब सॉरी, ग्राउंड के ऊपर जो हमारा बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, उस बिल्डिंग स्ट्रक्चर और ग्राउंड जमीन इटसेल्फ, इन दोनों के दरमियान फाउंडेशन जो है, ये एक, आप कह लें कि एक कांटेक्ट लेयर है। ठीक है। अब नेचुरल ग्राउंड के ऊपर अगर हम अपना स्ट्रक्चर जो है, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, उसको अगर हम खड़ा कर दें, तो नेचुरल ग्राउंड in its current form, in its current आप कह लें कि पोजीशन या in its current form, या नेचुरली वो इट्स वो जो ग्राउंड है वो आप कह लें कि सफिशेंट नहीं है, या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी सफिशेंट नहीं है कि वो हमारे स्ट्रक्चर को बेयर कर सके, हमारे स्ट्रक्चर का लोड जो है वो विदाउट डिफॉर्मेशन उसको बेयर करें। सो आप कह लें कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि अगर हम अपने स्ट्रक्चर को नेचुरल ग्राउंड पे खड़ा करेंगे तो क्या होगा कि कोलैप्स होगा, डिफॉर्मेशन होगी, स्ट्रक्चर जो है वो फेल कर जाएगा। फाउंडेशन का पर्पस ही यही है कि हम एक ऐसी सरफेस बनाएं ज़मीन के ऊपर जो कि इनकमिंग जो भी हमारा सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है, उसके लोड को वो ग्राउंड पे ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करे कि ग्राउंड भी जो है ना डिफॉर्म ना हो और हमारा स्ट्रक्चर भी खड़ा रहे। सो वो कह रहे हैं कि जो फाउंडेशन है ये क्या करता है कि बिल्डिंग के या किसी भी स्ट्रक्चर के लोड को ट्रांसफर करता है ग्राउंड पे। ठीक है। और यहाँ पे जो फाउंडेशन का वर्ड है वो कह रहे हैं कि जनरली यूज किया, जनरल वर्ड है वो कह रहे हैं। और साथ में ये कह रहे हैं कि फाउंडेशन, अब पूरे बिल्डिंग की एक ही फाउंडेशन, उसको भी हम फाउंडेशन कहते हैं, और सेपरेटली फाउंडेशन के अंदर फर्दर स्मॉल फाउंडेशंस हैं। लाइक हर कॉलम के नीचे एक फुटिंग हमने दी होती है। अब उस आपने अपने ये जो लास्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट गुजरा था, कंप्यूटर कैड जो ऑटो कैड वाला सब्जेक्ट था, उसमें हमने फाउंडेशन ड्रॉ की थी, यानी कि फुटिंग ड्रॉ की थी। तो हर कॉलम के नीचे वो सेपरेट जो फुटिंग है वो भी फाउंडेशन है, और पूरे बिल्डिंग के नीचे जो सारा फाउंडेशन का स्ट्रक्चर है वो भी फाउंडेशन है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सो देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। द फर्स्ट वन इज डीप फाउंडेशन एंड द सेकंड वन इज शैलो फाउंडेशन। डीप तो नाम से ही जाहिर है कि डीप, यानी कि जो फाउंडेशन बहुत ज़्यादा डीप हो, गहरी हो। और डीप फाउंडेशन नॉर्मली मैं अगर आपको बताऊं, वहाँ पे होती हैं जहाँ पे हमारा जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जी हाँ, जहाँ पे हम हाई राइज बिल्डिंग बनाएं या ऐसी बिल्डिंग जिनका इनकमिंग लोड बहुत ज़्यादा हो। और सेकंड केस इसमें ये भी हो सकता है कि जहाँ पे अंडरलाइंग ग्राउंड जो है वो वीक हो, तो वहाँ पे हम डीप फाउंडेशन पे जाते हैं। और शैलो फाउंडेशन हम कहाँ पे बनाते हैं, यानी कि जो डीप ना हो, जहाँ पे एक तो जो लोड है वो कम लोड हो, जो
प्रोजेक्टेड लोड है वो कम हो, सेकेंडली आपकी ग्राउंड जो है वो स्ट्रांग हो, एंड थर्डली कि आप कोई हाई रेज बिल्डिंग नहीं बना रहे, मतलब आप सिंपल 1 स्टोरी या 2 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप नॉर्मली शैलो फाउंडेशन को डिज़ाइन करते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो लेट अस डिस्कस के डीप फाउंडेशन और शैलो में डिफरेंस क्या है। A shallow foundation is a type of building foundation that transfers building load to the earth very near to the surface, rather than to a subsurface layer or a range of depths as does a deep foundation. Deep foundation क्या कहते हैं? This type of foundation that transfers building load to the earth farther down from the surface than a shallow foundation does to a subsurface layer or a range of depth. अच्छा वही बात है कि शैलो में वो कह रहा है कि वो फौरन ही सरफेस सरफेस के बिल्कुल नीचे, यानी कि वो सरफेस को ही लोड ट्रांसफर करता है, बिल्डिंग का लोड वेरी नियर टू द सरफेस, यानी कि सरफेस से बिल्कुल नीचे, थोड़ा सा नीचे वो लोड ट्रांसफर करते हैं, यानी कि कुछ फीट या 1-2 मीटर के उस पर डिस्टेंस पे, तो वो उसे हम कहते हैं शैलो फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन में क्या है कि जो मैंने जिस तरह पीछे बताया कि हमारा जब इनकमिंग लोड ज़्यादा हो तो हम डीप फाउंडेशन पे जाते हैं, हम पाइल्स पे जाते हैं, या वो फिर आगे फर्दर उसकी डिटेल्स है। तो डीप फाउंडेशन पे हम जो है जो ज़मीन के सरफेस पे लोड जो है वो नहीं रखते डालते, बल्कि हम ज़मीन के नीचे जो हार्ड स्ट्रेटा है हम अपना लोड उस हार्ड स्ट्रेटा को ट्रांसफ़र करवाते हैं। सो उस केस में हम उसे डीप फाउंडेशन कहते हैं। अब फर्दर हमारे पास जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशंस। तो शैलो फाउंडेशन की टाइप्स क्या हैं कि एक आ गई इंडिविजुअल फुटिंग। तो ये जैसे कि आपने देखी भी होंगी अपने घरों की कंस्ट्रक्शन में या कहीं आसपास में, पड़ोस में या कहीं भी, तो ये आ गए, दीज आर द इंडिविजुअल फुटिंग्स। तो इंडिविजुअल फुटिंग्स आर वन ऑफ द मोस्ट सिंपल एंड कॉमन टाइप ऑफ फाउंडेशंस। These are used when the load of the building is carried by column. Usually each column will have its own footing. तो अब ये देखिए कॉलम की जो फुटिंग है, इसको हम इटसेल्फ फाउंडेशन भी कह सकते हैं, फुटिंग भी कह सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल फुटिंग जो है मोस्ट कॉमन और सिंपल टाइप ऑफ फाउंडेशन है, और इसको तब प्रेफर किया जाता है या बनाया जाता है जब बिल्डिंग के लोड को जब कॉलम बेयर करते हैं, ठीक है। तो और हर कॉलम की अपनी फुटिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप में ये होता है कि आप दो ये जो लेट्स से आपके 2 कॉलम्स हैं, अब इन कॉलम को भी दरमियान में जोड़ा हुआ होता है, मतलब ये कॉलम की जो फुटिंग है, फुटिंग को दरमियान में आपके लिए कंबाइन किया होता है, तो वो एक तरह से स्ट्रिप बन जाती है, पट्टी सी, ठीक है। तो यानी कि अगर यहाँ पे आप देखें तो 3 आपके पास कॉलम्स है जिनकी फुटिंग है, अगर आप तीनों फुटिंग्स को कंबाइन कर दें, मतलब ये जो नीचे पीसीसी आपने डाला हुआ है इसको कंबाइन कर दें, तो वो एक स्ट्रिप बन जाएगी। तो जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो स्ट्रिप मतलब अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, और स्ट्रिप फुटिंग्स आर कॉमनली फाउंड इन लोड बेयरिंग मशीनरी कंस्ट्रक्शन एंड एक्ट एज अ लॉन्ग स्ट्रिप दैट सपोर्ट द वेट ऑफ एन इंटायर वॉल, ठीक है। आइसोलेटेड में या आपके लिए इंडिविजुअल फुटिंग में था कि जहाँ पे लोड जो है वो कॉलम पे आता है, यानी कि कॉलम जो है वो लोड बेयर करता है, जबकि स्ट्रिप फुटिंग कहाँ आती है, जहाँ पे लोड जो है सारे का सारा वॉल पे आता है, यानी कि वॉल जो है वो लोड बेयर करता है, तो फिर हम सारी की सारी वॉल के लिए नीचे जो है वो आ, आप कह लें कि हम फाउंडेशन या फुटिंग बनाते हैं, तो उसे हम स्ट्रिप फुटिंग कहते हैं। So these are used where the building load is carried by entire walls rather than isolated columns, such as in older building masonry of made of masonry। तो अब वो एग्जांपल दे रहे हैं कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स है हमारी जहाँ पे मेसनरी वर्क्स यानी कि ब्रिक वर्क्स या आप कह लें कि पत्थरों वाला काम, तो वहाँ पे थ्रू आउट फाउंडेशन बनाते हैं हम लोग, तो वो जो है उस केस में हमारा जो इनकमिंग लोड है वो वॉल्स के थ्रू नीचे फाउंडेशन पे ट्रांसफर होता है, ना के कॉलम्स के थ्रू। देन वी हैव राफ्ट और मैट फाउंडेशन। अब पिछला केस था हमारा कि जहाँ पे सिर्फ आइसोलेटेड या इंडिविजुअल फुटिंग थी, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिप्स थी। अब राफ्ट और मैट का क्या मतलब है, जिस तरह मैट या कारपेट वगैरह चीज हम अपने रूम्स में बिछाते हैं,
तो राफ्ट और मैट का भी वही कॉन्सेप्ट है कि ये थ्रू आउट जो है, ये थ्रू आउट, इसको आप कह लें कि ये अगर आप इसको फिलिंग इस तरह से बना लें, कंक्रीटेड सरफेस बना लें, तो वो आपकी राफ्ट या मैट फुटिंग हो जाती है या मैट फाउंडेशन हो जाती है। ठीक है, raft foundations, also called mat foundations, are most often used when basements are to be considered, यानी कि जहाँ पे आप बेसमेंट भी बनाते हैं। अब ये बड़े बड़े प्लाजाज में आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये रावलपिंडी, सांबा और बाकी बड़े शहरों में जहाँ पे बेसमेंट का कॉन्सेप्ट हो, वहाँ पे राफ्ट और मैट फाउंडेशन जो हैं वो बनाई जाती हैं। ठीक है, so in a raft or in the entire basement floor slab acts as a foundation। तो वो जो इंटायर बेसमेंट है, सारी की सारी बेसमेंट है, वो एज अ फाउंडेशन एक्ट होती है। तो वो सारे का सारा लोड जो बेयर करके फिर वो नीचे मैट पे या मैट फाउंडेशन जो है उस पे वो ट्रांसफर करती है। The weight of the building is spread evenly over the entire footing of the building. It is called raft because the building is like a vessel that floats in a sea of soil। मतलब राफ्ट, ये, अब ये बिल्डिंग जो है इसके ऊपर एक तरह से फ्लोट कर रही है इस सारी राफ्ट और मैट मैट फाउंडेशन पे। ठीक है, सो इस वजह से इसे राफ्ट कहते हैं। और टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशंस, अच्छा अभी तक हम शैलो पढ़ रहे थे, शैलो फाउंडेशन। तो डीप फाउंडेशन की ये टाइप्स हैं कि बेसमेंट्स, देन buoyancy raft, then caissons, then cylinders, then shaft foundation, and then pile foundation. So let us discuss them one by one. Pile foundation. A pile is basically a long cylinder of a strong material, okay, such as concrete, that is pushed into the ground as a steady support for structures built on top of it. The piles can be used in the following cases. अच्छा, पाइल का वो कह रहे हैं कि आप एक कह लें कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल मेंबर होता है, आइदर कंक्रीट का, आइदर स्टील का, आइदर इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, जिसको आप क्या करते हैं कि ऊपर ग्राउंड से नीचे ज़मीन में पुश करते हैं। जिस तरह आप कील लगाते हैं, कील लकड़ी में लगाते हैं, तो कील की जो सरफेस है, वो हेड है, वो टॉप पे रह जाता है उस पे लकड़ी के ऊपर, बाकी वो बिल्कुल वो नीचे उस लकड़ी में चला जाता है। सेम इज़ द केस हियर, कि जो भी आपकी पाइल होगी उसको आप क्या करते हैं कि नीचे उसमें धंसाते हैं ज़मीन में। तो पहले आप उसको बोर करते हैं, फिर उसमें इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें, ये पाइल्स हैं, पाइल फाउंडेशन है, ये एक एक पाइल इंडिविजुअल है, बाकी रिमेनिंग जो इसकी लेंथ है वो ज़मीन के अंदर गई हुई है, जस्ट लाइक हेयर। ठीक है, तो ये एक आपको उसकी असेंबली दिखाई हुई है। तो ये देखें पाइल कितनी नीचे तक गई है। अब पाइल को ड्राइव करते हैं इतना नीचे कि वो नीचे जो हार्ड स्ट्रेटा है या हार्ड रॉक है उस पे वो अपना लोड जो है वो ट्रांसफर करें। तो इसे हम पाइल कहते हैं। When there is a layer of weak soil at the surface, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि सरफेस पे अगर वीक सॉइल होगी तो वो जो है वो लोड को बेयर नहीं कर सकती, बिल्डिंग के या जो भी स्ट्रक्चर है उसके लोड को ट्रांसफर नहीं कर सकती। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उस, अगर हम हमारा हमारा पर्पज़ यही है कि उसी लोकेशन पे हमें बिल्डिंग को बनाना है, तो फिर क्या करते हैं, हम पाइल फाउंडेशन पे जाते हैं। ये पाइल्स जो हैं ये एक तरह से कॉलम या पिलर, कॉलम का काम करते हैं। जिस तरह कॉलम रूफ से फाउंडेशन तक लोड ट्रांसफर करता है, सिमिलरली पाइल क्या करती है कि जो जमीन की सरफेस से नीचे हार्ड स्ट्रेटा तक जो लोड को ट्रांसफर करती है। तो अब यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं कि जब आपका जब सॉइल जो है वो वीक हो सरफेस उसकी, तो वो उस केस में बिल्डिंग के लोड को बेयर नहीं कर सकती। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि बिल्डिंग के लोड को बाईपास करने के लिए हम उस लोड को रॉक या स्ट्रॉन्गर सॉइल तक जो है इस तरह से ट्रांसफ़र करवाते हैं। तो अब उस लोड को ऑब्वियसली हमने तो स्ट्रक्चर अपने सरफेस पे बनाना है, तो सरफेस से पाइल तक को हमने सरफेस से हार्ड स्ट्रेटा को एक्सेस करने के लिए हम पाइल की हेल्प लेते हैं। तो ये देखिए रिजिड और फिक्स। अब ये पाइल को इतना नीचे ले आते हैं कि जहाँ से हार्ड स्ट्रेटा जो है हमारा वो स्टार्ट हो जाए या रॉक स्टार्ट हो जाए। So when a building has a very heavy concentrated load such as in high-rise structures, bridge or water tank, अब पाइल फाउंडेशन यूज कहाँ पे होती है कि जहाँ पे बिल्डिंग का लोड बहुत ज़्यादा हो
या कंसंट्रेटेड लोड हो, यानी कि जैसे पॉइंट लोड कहते हैं, ठीक है। सच एज इन हाई राइज स्ट्रक्चर, हाई राइज स्ट्रक्चर्स में, ब्रिजेस में या वाटर टैंक में, तो उन केसेस में हमारा क्या, हम जो पाइल फाउंडेशन को प्रेफर करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल्स, अब जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि पाइल्स मल्टीपल टाइप्स की होंगी, या तो प्योरली कंक्रीट की होंगी या प्योरली, अब चूंकि पाइल्स के ऊपर हमारा टोटली कंप्रेसिव लोड आता है, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सी पाइल्स की तरफ जाना है। अब पाइल आइदर टिम्बर पाइल्स भी हो सकती हैं, आइदर कंक्रीट पाइल्स भी हो सकती हैं, आइदर स्टील पाइप्स पाइल्स भी हो सकती हैं, आइदर कंपोजिट भी हो सकती हैं, ठीक है। तो तो पाइल्स की जो हमने टाइप्स देखी कि कंक्रीट भी हो सकती हैं, वुडन भी हो सकती हैं, उसके बाद स्टील की भी हो सकती हैं, और कंपोजिट भी हो सकती हैं, या आरसीसी वाली पाइल्स भी हो सकती हैं। सो लेट अस सी कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं पाइल्स की। So classification of piles depending upon material used in the manufacture, piles can be classified as concrete piles. So number one, तो कंक्रीट पाइल में अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास कौन सी टाइप्स हैं कि कास्ट इन प्लेस और कास्ट इन सिटू पाइल्स। अच्छा, कास्ट इन प्लेस का क्या मतलब है कि वो पाइल्स जिनको हम जहाँ पे लेट्स से कोई फैक्ट्री है या जो भी जो पाइल्स हैं वो बना रहे हैं, तो वो वहीं पे उनको कास्ट करते हैं, वहीं पे तैयार करते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूं, जिस तरह ब्लॉक फैक्ट्री है या ब्रिक मैसनरी जहाँ पे ब्रिक्स बनती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये होता है कि वो ब्लॉक फैक्ट्री वाले या ब्रिक्स वाले वो ब्रिक्स अपनी ही जहाँ पे उनकी लोकेशन है या फैक्ट्री है, वहाँ पे वो ब्रिक्स को या ब्लॉक्स को बनाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आप उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं अपनी लोकेशन पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाते हैं, और वहाँ पे आप उसको प्लेस करते हैं या यूटिलाइज करते हैं। सिमिलरली कास्ट इन प्लेस का मतलब ही यही है कि पाइल्स जो हैं वो जो भी वो फर्म या जो भी फैक्ट्री जो पाइल्स बना रही है, तो वो अपनी ही उस लोकेशन पे बनाती है, देन आप उसको मूव करवाते हैं अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे, और वहाँ पे आप उसको जो है ड्राइव करते हैं। सेकंड वन इज कास्ट इन सिटू पाइल्स। कास्ट इन सिटू मीन्स कि जो आप जहाँ आपकी कंस्ट्रक्शन साइट है, जहां आपने पाइल को यूज करना है, वहीं पे आप कास्ट करते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूं कि अगर अब देखें जिस तरह हम घरों की कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वहां पे अगर हमने कॉलम कॉलम कंस्ट्रक्ट करना हो, या सेपरेटली एक कॉलम की अगर बात करें, तो कॉलम क्या करते हैं कि हम उधर ही कॉलम यानी कि फाउंडेशन के ऊपर हम कॉलम के पहले रीइंफोर्समेंट खड़ी करते हैं, फिर उसके बाद उसका फॉर्म वर्क लगाते हैं या शटरिंग जिसे कहते हैं वो लगा के, देन हम उसके ऊपर कंक्रीट को पोर करते हैं। तो वो हमारी जो भी लोकेशन है या कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां पे हमारा कॉलम जो है वो कंस्ट्रक्ट यानी कि तैयार हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कास्ट इन सिचू, ठीक है, कास्ट इन सिचू सिचुएशन। तो अब पाइल जहाँ पे आपने लगानी हो अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो आप क्या करते हैं कि ओब्वियसली उसके लिए जहाँ पे आपने कास्ट करनी है, तो वो आप उसके लिए एक्सकेवेट करके वो जगह बनाते हैं ज़मीन के अंदर ओब्वियसली। देन अगर आपने रीइंफोर्स्ड बनानी है, तो आप उसमें पहले स्टील भी डालेंगे, फिर उसके बाद ऊपर से कंक्रीट को पोर करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड कास्ट इन सिटू पाइल। सो लेट अस सी कि इसमें और क्या ऐसी नई बातें जो मैं नहीं बता सका। सो कास्ट इन सिटू पाइल्स आर दोज पाइल्स व्हिच आर कास्ट इन पोजीशन इनसाइड द ग्राउंड, ठीक है, जो मैं बता चुका हूँ। reinforcements आर नेसेसरी टू बी प्रोवाइडेड इन कास्ट इन सिचू पाइल, यानी कि कास्ट इन सिचू पाइल में रीइंफोर्समेंट जो है वो नेसेसरी है, लाजमी है कि प्रोवाइड करेंगे आप। व्हेन द पाइल एक्ट्स एज अ कॉलम इट इज सब्जेक्टेड टू लेटरल फोर्स। तो अब ये देखें द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग और कास्टिंग ऑफ कंक्रीट। तो ये कास्ट इन सिटू पाइल की आपको एक दिखाई गई है पिक्चर, कि इसको किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। देन वी हैव प्री कास्ट पाइल्स, यानी कि वो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन फर्म है या फैक्ट्री है, जो भी है, वो कास्ट को वो इसको पाइल्स को अपनी ही उस लोकेशन पे कास्ट करेंगे, और फिर वो रख लेंगे, फिर देन बायर जो है वो जाके उनसे परचेज करेगा और अपनी उस साइट पे ले आएगा। सो
प्री कास्ट, अब देखें प्री मीन्स बिफोर एंड कास्ट मीन मेड, पहले से ही बनी होती है, ठीक है। सो प्री कास्ट पाइल्स रेफर्स टू अ पाइल दैट हैज बीन मेड बिफोर इट इज बीइंग यूज्ड, यानी कि यूज होने से पहले वो बना ली जाती है, ठीक है। देन द थर्ड पार्ट इज टाइप इज प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पाइल। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पाइल, इसमें ये कि प्री स्ट्रेसिंग की होती है, यानी कि स्ट्रेसेस को पहले से ही इंड्यूस किया होता है और वो स्ट्रेसेस फिर बेयर करती हैं लोड्स को। So pre-stressed concrete piles are extensively employed throughout the world in marine structure and foundation, ठीक है। तो ये normally marine structures में और foundation में यूज की जाती है। The advantages they offer are their strength in bearing and bending। तो उसमें प्री स्ट्रेसिंग इसीलिए करते हैं कि वो ताकि बेंडिंग स्ट्रेसेस को भी वो बेयर कर सके। नॉर्मली जो पाइल्स हैं जो प्री स्ट्रेस्ड नहीं है वो सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को लेती हैं, जबकि ये प्री स्ट्रेस्ड हैं ये बेयरिंग और बेंडिंग स्ट्रेसेस को भी लेती हैं, ठीक है। देयर ड्यूरेबिलिटी एंड देयर इकोनॉमी। पाइलिंग इनिशियली अपीयर टू बी वन ऑफ द सिंपलेस्ट एप्लीकेशंस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग, और ये प्री स्ट्रेस्ड जो है कंक्रीट पाइल्स हैं। देन वी हैव स्टील पाइल्स, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि बेस्ड डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल यूज्ड। सो कॉमनली यूज्ड स्टील पाइल्स आर रोल्ड स्टील, एच सेक्शन पाइल्स और पाइप पाइल्स, ठीक है। या तो वो रोल्ड स्टील होगा, रोल्ड स्टील एच सेक्शन पाइल और पाइप पाइल्स, ठीक है। द पाइप piles have either an open or a closed end that is driven into the ground. I section or wide flange pile can also used as a pile foundation. In case of I section, the thickness of the web is less compared to that of its flange. तो अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे नॉर्मली हम रोल्ड स्टील एच सेक्शन को यूज करते हैं या पाइप पाइल, यानी कि पाइप की तरह की पाइल होती है जिस तरह के ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और इनको वो कह रहे हैं कि एक एंड इनका क्लोज भी हो सकता है या ओपन भी हो सकता है और दूसरे को ये ड्राइव करते हैं, यानी कि जहाँ से ऊपर से जमीन के अंदर ड्राइव करते हैं इसको नीचे। आई सेक्शन पाइप वो कह रहे हैं कि पाइल्स को भी यूज किया जाता है फाउंडेशंस में, और अगर आई सेक्शन पाइल्स हों तो उस केस में जो उसका वेब की जो थिकनेस है वो कम होती है किससे, फ्लैंज से। ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। देन वी हैव टिम्बर पाइल्स। टिम्बर पाइल्स आर द oldest of all the contemporarily used piles, यानी कि these are the oldest piles, ठीक है, यानी कि सबसे पहले यही यूज होती थी। they are usually precast displacement piles installed with the driving method or less commonly the vibratory method. The natural convergence of pile shaft allows opening a relatively high pile load capacity. तो अब ये इसमें कह रहे हैं कि ये जो ओल्डेस्ट टाइप हैं और इसी तरह इनको भी पहले से ही यानी कि काट के, ओब्वियसली ये टिम्बर पाइल्स हैं, लकड़ी के हैं, तो ये टिम्बर काट के लाई जाती है, फिर रेगुलर शेप में इसको काटा जाता है, देन इसको ड्राइव किया जाता है ज़मीन में। और ये जो मतलब इस पैटर्न में अगर लगाई जाए तो ये पाइल की जो लोड कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसको लगाने के लिए या तो इसको ड्राइव करते हैं या वाइब्रेटरी मेथड यूज करते हैं इसको ज़मीन में नीचे ड्राइव करने के लिए। देन वी हैव कंपोजिट पाइल। कंपोजिट पाइल्स आर दोज पाइल्स ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको आरसीसी की एग्जांपल दूं कि जिस तरह आरसीसी एक तो प्योरली कंक्रीट पाइल होगी, एक होगी आरसीसी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। तो रीइंफोर्स में आपके लिए मटेरियल्स हमारे पास यूज हो रहे हैं, एक कंक्रीट और प्लस रीइंफोर्समेंट स्टील, तो वो रीइंफोर्स्ड पाइल होगी। तो कंपोजिट पाइल में भी अब देखें यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि कंपोजिट पाइल्स आर दोज पाइल्स ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स आर ऑन ड्राइवन one over the other so as to enable them to act together to perform the function of a single pile. In such combination, advantage is taken of good qualities of both the material. अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एक मटेरियल के अंदर दूसरे को ड्राइव किए जाते हैं। अब ये देखें, ये एक हॉलो सेक्शन बनाया हुआ है किसका, कंक्रीट का, और इसके अंदर इन्होंने आई सेक्शन, ये जो आई या एच सेक्शन जो एच 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 पाइल है, ठीक है, इसको इसके अंदर ड्राइव किया हुआ है।
लगा के देन इसको ज़मीन के अंदर फिर वो ड्राइव करेंगे इन दोनों को। अब ये दोनों दोनों कंबाइन होके एक सिंगल पाइल का काम देंगी, बट सेपरेटली भी ये दोनों अलग अलग पाइल्स हैं, ठीक है। सो अब वो कह रहे हैं कि इन सच कम्बिनेशन के दोनों की क्वालिटीज़ को दोनों मटेरियल की क्वालिटीज़ को जो है ना एडवांटेज लिया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर फाउंडेशंस. This was the first part of lecture. Uh, I will record the next part of this lecture in another video with a next new topic. So thank you. If you have any question, you can ask.